अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं वीना और आप देख रहे प्रोग्राम बिला तकल्लुफ़। नाजरीन, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का कहना है कि अफ़गानिस्तान को तस्लीम ना करना या अफ़गानिस्तान के साथ उनको एक सपोर्ट ना करना अफ़गानिस्तान के साथ ज़्यादती होगी। साथ ही साथ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब भी इस वक्त OIC के इजलास के हवाले से काफ़ी ज़्यादा जो है वो पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो कल OIC का इजलास होगा उसमें उम्मीद है कि अफगानिस्तान को एक्सेप्ट किया जाएगा। साथ ही साथ अफगानिस्तान के हवाले से जितनी डेवलपमेंट्स होंगी वो सब जो है तमाम तर ममालिक जॉइंटली उसके ऊपर एक्सेप्ट करेंगे उसको। और अब तक वाज़ेह रहे कि अफगानिस्तान को किसी भी मुल्क ने तस्लीम नहीं किया अफगान हुकूमत को। इस नई अफगान हुकूमत को तस्लीम करने में सबसे बड़ी जो रुकावट है वो अमरीका जो है देखी जा सकती है, क्योंकि अमरीका के बार बार बयानात तब्दील होते रहे, जिसमें कई बार उन्होंने कहा कि एक बार उन्होंने ये भी कहा कि सपोर्ट करना चाहिए हमें अफगानिस्तान को, और बार बार उनका जो ये स्टांस है तब्दील और चेंज भी होता रहा। साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं इस वक्त कि जो वीगर के मुस्लिम्स हैं उस पर अमेरिका का जो है प्रोटेस्ट है, और अमेरिका ये कह रहा है कि 9 चीनी कंपनियों के साथ हमने जो है अपने तमाम तर मामलात को ख़त्म कर लिया है। तो इस पे ये चीज़ जो है समझ नहीं आ रही, और इससे मैं समझने से कासिर हूँ कि एक तरफ तो अमेरिका जो कि ह्यूमन राइट्स का सबसे बड़ा एडवोकेट खुद को कहता है, दूसरी तरफ UN जो कि खुद को कहता है कि वो इंसानी हकूक़ के सबसे बड़े अलमबरदार हैं। तो आखिर वीगर के मुस्लिम जहाँ पर उनको दिख रहे हैं तो उनको फ़लस्तीन के, कश्मीर के और अफगानिस्तान के मुसलमान क्यों नहीं दिख रहे? अफगानिस्तान के ऊपर उन्होंने इतने साल हुकूमत की, 20-21 साल बाद जब वो इनखला की तरफ गए तो अब भी वो अफगानिस्तान के मुसलमानों की जो मामलात हैं, मामलात ज़िंदगी, उसकी तरफ वो रुकावट जो है क्लियरली एक रुकावट देखी जा सकती है। साथ ही साथ प्रोग्राम में हम मजीद और भी गुफ्तगू करेंगे नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर। सानिया सियालकोट जिसमें मजीद 33 जो है मरकजी मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है, ये एक अच्छी डेवलपमेंट है जहाँ पे अफसोसनाक वाक़या हुआ, हमारे मुल्क का नाम बदनाम किया गया। तो दूसरी तरफ इसमें ये एक बेहतर डेवलपमेंट है कि क्विकली इसके ऊपर काम हो रहा है। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं ख्वाजा नवीद साहब, रिटायर्ड जस्टिस, उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले आर्मी चीफ के हवाले से बात करेंगे। वो कह रहे हैं कि दुनिया गैर मुस्तहकम अफगानिस्तान की मुतहमिल नहीं हो सकती, क्या कहेंगे आप इस पर? बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, क्योंकि देखिए पहले 21 साल तक जो आपने देखा ये जंग लगी और अमेरिका को फिर वहाँ से छोड़ के जाना पड़ा, और जिस तरीके से वो गए हैं कि क्या कहते हैं उसको, कौन सा शेर है मुझे याद नहीं आ रहा, तेरे कूचे से हम निकले, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। तो वो वहाँ से निकल गए हैं। अब वो राइटली जो है कंफ्यूज हैं कि अब हम इनको रिकॉग्नाइज करें या ना करें, और फिर उधर से उनको समझ भी नहीं आता, छोड़ना भी नहीं चाहते उनको। वहाँ 20-21 साल की इनकी यादें हैं जी, और फिर अब खुल के मदद भी नहीं कर रहे जी, और उनकी वजह से पूरा हमारा जो मुस्लिम ब्लॉक है जी, वो भी अभी उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। हमने भी अभी तक तस्लीम नहीं किया अफगानिस्तान की नई हुकूमत को जी, और उसकी वजह यही है कि अमेरिकन प्रेशर है। हम सब लोग अगरचे हम अमेरिकन ब्लॉक में नहीं हैं जी, लेकिन इनडायरेक्टली पता नहीं क्यों उनसे डरते हैं जी। जहाँ तक फॉरेन पॉलिसी की बात आती है तो उन्हीं की बातें फिलहाल तो चल रही हैं। लेकिन अब हाल ही में हम ये देख रहे हैं कि ये डेवलपमेंट है कि अमेरिका की किसी भी लॉबिंग में हम शामिल नहीं हो रहे। पाकिस्तान ने इसके ऊपर अपना मौक़िफ़ अच्छा वाज़ेह कर दिया है कि हम चीन और अमेरिका की लड़ाई में नहीं पड़ रहे, क्योंकि हमारे मामला चीन के साथ हमेशा से बेहतर रहे हैं, चाहे वो इकोनॉमिक हो या ओवरऑल फ्रेंडशिप हो। वैसे भी हाथियों की लड़ाई में चूंटियां मारी जाती हैं जी, तो व्हाई शुड वी एंटर इनटू दैट? पहले ही बहुत हमारी कैपेसिटी पहले हमने बड़े पंगे लिए हुए हैं जी जी बिल्कुल सर। मजीद इसी सिनेरियो को जब हम देखते हैं जहाँ पे आर्मी चीफ साहब का ये दो टोक मौक़िफ़ है, बाज़ औक़ात ये भी हम सुन रहे हैं जो प्रोपेगेंडिस्ट हैं उनकी ज़बान से ये बातें कि जो पाकिस्तानी फौजी है उन्होंने ये मार भगाया है, उनको मार निकाला है। लेकिन दूसरी तरफ जर्नली जो है वो जो लोगों का जो कॉन्सेप्ट है जी, परसेप्शन भी यही है कि एक्चुअली हमने मार के तो क्या ये जो अगर लोगों को पता है तो फिर उनको भी पता होगा अमेरिकनों को कि हमें इन्होंने मारा है। तो ये जो आर्मी चीफ इसके ऊपर बयान दे रहे हैं, क्या ये बात और ज्यादा वाज़ेह हो जाएगी या इससे कोई बुरे असरात हमारे मुल्क पर नहीं पड़ेंगे? कुछ अगर हम पॉलिटिकल सिचुएशन को देखते हैं, उनके बयान को कैसे देखते हैं आप? नहीं देखिए, उनके बयान बड़े सोचे समझे भी होते हैं। आर्मी चीफ बहुत बड़ी पोस्ट है और बड़ी जिम्मेदार पोस्ट है। ये वो सियासतदानों वाली पोस्ट नहीं है कि सियासतदान रोज एक बयान नया दे देते हैं, शाम को यू टर्न ले लेते हैं। सेम स्ट्रैटेजी होती है इनकी, और इनका बड़ा सोच समझ के बयान होता है।
पूरी फॉरेन पॉलिसी भी इन्होंने स्टडी की होती है, हर चीज पता होता ही है। जी। तो ये जो बयान देते हैं वो सॉलिड होते हैं और फिर उस बयानों पे कायम भी रहते हैं। जी। अच्छा, सियासतदानों का सुबह बयान और होता है, शाम को और होता है, बल्कि उन्होंने काना काछा जाना हो तो वो कहते हैं मैं यहाँ पैदा हुआ था। जी। फिर खिवड़े जाते हैं तो कहते हैं मेरा तो ये नानी का गांव है। जी। वोट लेने होते हैं ना तो हर एक को यही बताते हैं। जी। तो आर्मी चीफ का बयान ऐसे नहीं होता, ठीक है, सही होता है। बिल्कुल सर। मजीद अगर हम अफगान पॉलिटिक्स के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं, जहाँ पे अमेरिका का एक कंफ्यूज स्टांस हमने देखा, स्टेटमेंट्स बदलते रहे, अपने जो भी उनके जो उनका ऑब्जेक्टिव था वो क्लियर नहीं दिखाई दिया इनखला के बाद। इस सिचुएशन में वीगर के मुसलमानों की आवाज़ बनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या ये अमेरिका को जेब दे रहा है कि एक तरफ अगर वो किसी के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है तो खुद सबसे बड़ा ह्यूमन राइट्स का वायलेशन खुद से सबसे ज़्यादा उसने खुद किया है, अब भी अफगानिस्तान में ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहा है वो अमेरिका ही है। क्या कहेंगे आप इस पर? बात ये है ना जी कि वो इतना बड़ा है कि उसको कौन बताए कि आप हाँ, वो कहते हैं ना शेर के गले में घंटी कौन बांधे। अच्छा, हाँ। तो ये सिनेरियो है, क्योंकि सर जो घंटी बांधने जाएगा शेर उसी को खा जाएगा। अच्छा, ठीक है, लेकिन सर अब इस वक्त जहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका के खिलाफ पाकिस्तान का स्टांस तब्दील हो रहा है, पाकिस्तान ये भी वाजे करता है कि हम दुश्मनी करने के मुतहम्मिल नहीं है किसी भी सुपर पावर के साथ, और इस वक्त कहीं ना कहीं अभी जो दुनिया है वो एक यूनिपोलर पॉलिटिकल सिस्टम में दिखाई दे रही है, जो बहुत जल्द तब्दील हो जाएगी अगले 10 सालों में बाईपोलर या मल्टीपोलर में। सर, इस सिनेरियो में अमेरिका के खिलाफ क्या कोई और मुस्लिम ममालिक कुछ बोल सकते हैं या किसको बोलना चाहिए? खिलाफ नहीं बोल सकते, होगा ये देखें। अभी जैसे आपने अभी बताया थोड़े अपने इंट्रो में कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी बयान दिया है कि OIC वाले कल जो हैं इनको कंसिडर करेंगे, तो इसका मतलब है कि कहीं से इशारा आ गया है कि भाई इनको अब अपने साथ शामिल करो। तो अगर वहां से इशारा आ गया है तो समझ लें कि हम भी रिकॉग्नाइज कर लेंगे इनको और वो OIC के सारे मुमालिक कर लेंगे। तो वो सारे मिल के कर रहे हैं एक वक्त पे, ताकि एक दूसरे का हौसला आ जाए, अकेले करने की हिम्मत नहीं है। अच्छा, हाँ, तो एक दूसरे के कंधे पे हाथ रख के चल रहे हैं। सर, नाटो की अगर हम बात करते हैं, नाटो प्राइमरीली जो कहा गया था अमेरिका की तरफ से कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पीस प्रोसेस को आगे बढ़ाएगी, लेकिन इससे खून रेजी, कत्लो गारत, लोगों को मारना, ये सब नाटो ने यही किया। इसमें ट्रंप ने इलेक्शन से कबल तमाम तर ममालिक को धमकी भी दी थी कि अगर आप नेटो में पैसे इन्वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा सबसे ज़्यादा जो ह्यूज चंक है वो हम दे रहे हैं, ना होने के बराबर बाकी के कंट्रीब्यूटर्स करें, हम सबको नेटो से निकाल देंगे, क्योंकि अगर नेटो के मुल्क में अगर किसी एक पर हमला होता है तो सब पर हमला डिक्लेयर होता है। लेकिन इस सिचुएशन की भी मुतरादिफ सिनेरियो हमने देखा, ऐसा नहीं हुआ था। नेटो से पहले सीटों के हवाले से भी बहुत सारी कंट्रोवर्सी सामने आई। एक जमाने में हम भी सीटो सेंटो के मेंबर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ नहीं हुआ ना। भुट्टो साहब आए थे, उन्होंने सबसे छुड़वा दिया। लेकिन फिर हमारे साथ जब भारत ने गलत किया था तो फिर तो किसी ने हमारी मदद नहीं की। वो 7वां बैरी बेरा आता ही रह गया और हमारा बेड़ा गर्क हो गया। अमेरिका से 7वां बैरी बेड़ा आ रहा था हमारी मदद के लिए, हाँ, तो वो रास्ते में ही रह गया। हाँ, वो कहते हैं ना, मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे क्या? नहीं, वो दूसरा है, माना कि तगाफुल ना करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुझको खबर होने तक। अच्छा, तो 7वें बैरी बेड़े पर उस जमाने में अखबारों में कालम नवीसों ने ये वाले अशार बहुत लिखे। उन्होंने कहा माना कि तगाफुल ना करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुझको खबर होने तक। ठीक है, यही हो गया, मतलब हमारा काम उतर जाएगा जब तक तुम्हें खबर होगी। ठीक है सर, यहाँ पे नेटो की तरफ से भी हमने देखा कि कितनी वायलेशंस हुई, और जिस चीज़ के लिए बनाया गया था उसके बिल्कुल कॉन्ट्री सिचुएशन हमने देखी। अब इस वक्त वीगर के मुसलमानों की आवाज़ अमेरिका की बनना, 9 कंपनीज के ऊपर बैन करना, चीनी 9 कंपनीज के ऊपर, ये बहुत ही एक मुनाफिकाना स्टांस दिखाई दे रहा है। क्या ये डिप्लोमेसी का तरीका कार है या इसके पीछे भी कुछ छुपा हो सकता है अमेरिका की तरफ से? देखिए जी, ये इतने बड़े जो मुल्क होते हैं इनकी कोई भी बात विजडम से खाली नहीं होती, कुछ होता है और उसके अंदर कुछ ना कुछ जरूर होता है। वो कहते हैं ना, कुछ तो है कि जिसकी पर्दादारी है। अच्छा, ठीक है। जब किसी भी मदद भी कर रहे होते हैं ना, जैसे वो हमारे यहाँ जो मुखैर हजरात जब वो सिलाई मशीन बेवा को देते हैं तो फोटोग्राफर पहले से मंगाया होता है। ठीक है। तो वो उसके बाद उसकी पहले फोटो खींचते हैं, फिर जो है वो सुबह अखबार में लगी होती है फ्रंट पेज पे, वहाँ भी सेटिंग होती है, देते एक सिलाई मशीन है। ठीक है सर, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद प्रोग्राम का सिलसिला जारी रखेंगे और बात करेंगे वजीर खारजा के हवाले से। वो कह रहे हैं कि इजलास में अफगानिस्तान पर इत्तेफाक राय पर पुरुमीद हूँ। आफ्टर शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे थे अफगानिस्तान के हवाले से। आर्मी चीफ का क्या कहना है अफगानिस्तान पर। उनकी भी राय यही है कि अफगानिस्तान के साथ ज्यादती होगी अगर उसको तस्लीम ना किया गया। ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है ये सरासर। साथ ही साथ ये किसी भी मुल्क का अपना एक फंडामेंटल राइट है कि वो उसको जिस तरीके से चलाएं वो उसको चला सकते हैं। जहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच के बहुत बड़े अलमबरदार बनते हैं अमरीका या वेस्टर्न या यूरोपियन कंट्रीज, उनको हमेशा से यह बात ये भी वाजे रहनी चाहिए कि अगर हम अपने रिलीजन या अपने स्टैंडर्ड्स या मोरल्स के मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो ये हमारा फंडामेंटल राइट है और किसी का भी फंडामेंटल राइट किसी और को छीनने का इख्तियार नहीं है। साथ ही साथ हमें ये भी जानना जरूरी है, यूरोपियन यूनियन जो कि सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से एक इदारा नहीं है, लेकिन साथ ही साथ EU जो है वो ह्यूमन राइट्स, एनिमल राइट्स और ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर भी अपने आप को डिक्लेयर करता है कि वो जो है एडवोकेट्स हैं इन तमाम तर सब्जेक्ट्स में। लेकिन सबसे ज्यादा और बड़ी जो हम देख रहे हैं वायलेशंस वो स्पेन, डेनमार्क, फ्रांस या दीगर जो वेस्टर्न कंट्रीज हो उन्हीं की तरफ से देख रहे हैं अगेंस्ट मुस्लिम्स। ये एक अहम डेवलपमेंट है OIC की कि पाकिस्तान जो है उसमें है और पाकिस्तान में इजलास होगा। इसमें जो शाह महमूद कुरैशी साहब है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। आपको लगता है कि तमाम तर ममालिक जो इकट्ठे होंगे वो सब उतने ही पॉजिटिव होंगे जितने शाह महमूद कुरैशी साहब दिख रहे हैं? ये डिपेंड करता है कि ये उनको किस तरह से परसू करके लाते हैं। आपको याद है भुट्टो ने करवाई थी वो आलमी कॉन्फ्रेंस पूरे मुसलमान मुल्कों की 1971 में शायद, ये ढाका फॉल के बाद, और वो सारे मुल्कों के जो सरबराह थे उसमें किंग फैसल भी आए थे, लीबिया के कर्नल कजाफी भी आए थे और सबको इकट्ठा करके और वहीं से फिर ये प्लान भी बना था, ये जो हमारा एटम बम वगैरह का, और ये सारे मुल्कों ने मिलके सोचा था कि एक इस्लामी ब्लॉक बनाएंगे। फिर वो अमेरिका और उन मुल्कों की ताकतें इतनी ज्यादा हैं, फिर वो ब्लॉक ज्यादा चल नहीं सका। उन्होंने क्या किया कि उसके दो बड़े खिलाड़ी थे। एक खिलाड़ी था शाह फैसल, किंग ऑफ सऊदी अरेबिया, उसको उसके महल के अंदर उसी के किसी शाही खानदान के भतीजे से गोली मरवा दी। इसी तरह भुट्टो साहब भी बेचारे वो कोर्टों के फैसलों की नजर हो गए। तो बात यह है कि दो जो मेन प्लेयर थे उन दोनों को LBW कर दिया, उसके बाद फिर मैच ही ड्रा हो गया। ठीक, लेकिन एटम बम फिर बना ही दिया। वो सलाम है ज़ियाउल हक को, उसने 10-11 साल उस पर करके काम किया और एटम बम बना के पेश कर दिया, जिसका फिर इफ्तिताह जो है वो नवाज शरीफ ने किया। हाँ, लेकिन उसका बुनियाद डाली थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने। और ये OIC की मीटिंग, उस वक्त तो OIC नहीं कहते थे इसको, पता नहीं क्या कहते थे, इस्लामी कॉन्फ्रेंस कहते थे, और ये लोग आए थे। लेकिन सर उस वक्त OIC की यानी एक अच्छी ताकत थी और मुस्लिम उम्मा उसको यूनाइटेड दिखाई दे रही थी। इतना ज्यादा लेकिन था, अब सिचुएशन लाहौर में बाकायदा यानी होटलों में नहीं उनको ठहराया था, लोगों से जो उनके बड़े खूबसूरत बंगले हैं वो एक्वायर किए गए थे। अच्छा। जिसमें सरबराहान मुमलकत जो थे वो ठहरे थे अपनी फैमिलियों के साथ। अच्छा। और लोगों ने वॉलंटरीली अपने बंगले खाली कर दिए थे। लेकिन सर ये तो आप उस वक्त की सिचुएशन में, हाँ, सर उस वक्त की सिचुएशन बता रहे जब अच्छी सिचुएशन थी। अब हम OIC की कोई इतनी खास या अच्छी डेवलपमेंट नहीं देख रहे। पिछली दफा भी आपको बताया कि अभी OIC का जो मेन है मकसद वो है निश्तन क्या नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन, के बैठते हैं गपशप करते हैं, फारिग होके जो भी उसकी मिनट्स बनते हैं बस उसको दोबारा पढ़ता भी कोई तो नहीं। इसी सिनेरियो में जब हम देख रहे हैं तो इस वक्त अफगानिस्तान के पीस प्रोसेस को क्या ये तमाम तर ममालिक यकजा होकर आगे ले पाएंगे? इसलिए कि इस दफा एजेंडे में हो सकता है ये पॉइंट हो, तो फिर शायद कोई पॉइंट इस तरह का हो तो फिर इनको कुछ बोलना भी पड़े, वरना तो वो सुम्मुन बुकमुन उमयुन फाउमला युनफिकून बिल्कुल यरजिऊन। हाँ जी, ठीक। लेकिन सर इसमें जो है जहाँ पे हम ये सिनेरियो देख रहे हैं, आपने डिफरेंस बताया OIC या फिर इस्लामिक कॉन्फ्रेंस कह लें, आपकी OIC, इतना ह्यूज डिफरेंस दोनों में होना, जहाँ पे शाह महमूद कुरैशी साहब पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। आपको याद होगा कुछ अर्सा कबल या लगभग साल कबल फ़लस्तीन का जो सानिया हुआ, मस्जिद अक्सा के ऊपर हमला होना, उसके बाद एर्दोगान साहब जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लीडर मुस्लिम हीरो दिखाई दे रहे हैं, उनकी तरफ से एक अच्छा स्टांस होना। उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का भी एक स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़, एक मजबूत मौक़िफ़ आया। शाह महमूद कुरैशी साहब की गुफ्तगू पूरी दुनिया में उनको जो है नशर किया गया। बहुत ही ज़बरदस्त पाकिस्तान की तरफ से फॉरेन पॉलिसी उस वक्त दिखाई दे रही थी, जो कि इवेंचुअली स्लो डाउन हो गई।
अब अगर हम उस तमाम सिनेरियो को देखते हैं, क्योंकि बीच में बहुत कंफ्यूजन्स हुई, वहाँ से इजिप्ट की तरफ से भी कंफ्यूजन आई कि क्या इजिप्ट की तरफ से एक और जो है एक ऑर्गेनाइजेशन, क्या वो आगे रूल करेगी या ओआईसी टेक्निकली ठीक से रूल करेगा, डेवलपमेंट क्या होगी। फिर उसके बाद अब हम दोबारा से ओआईसी देख रहे हैं। क्या ओआईसी, मैं आपसे तीसरी बार इसीलिए इसी के ऊपर फोकस करके बार बार यही सवाल करना चाह रही हूँ, क्या कहीं से कोई उम्मीद आपको दिख रही है कि कुछ नहीं, वो अच्छा होगा? ओआईसी बनी तो है ना, और बल्कि एक दफा तो इसका सेक्रेटरी जो है पाकिस्तानी था, शरीफुद्दीन पीरजादा साहब, हमारे साबका रिटायर्ड वो थे वजीर खारजा, और उसके बाद फिर वो भी थे अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान भी। तो उनको ज़ियाउल हक के ज़माने में इसका जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया था, लेकिन उन्होंने भी कोई डिलीवर नहीं किया। हालांकि बड़े इंटेलिजेंट आदमी थे, लेकिन कर सकते नहीं है। वहाँ जाके आदमी जो है बेदस्तो पा हो जाता है कि उनकी जो स्ट्रेटजीज या उनकी पॉलिसीज हैं वही आपको फॉलो करनी पड़ती हैं, चाहे आप वहाँ उनके जनरल सेक्रेटरी भी बन जाए। लेकिन क्या पाकिस्तान इसमें कोई लीड ले सकता है इस वक्त? देखिए, पाकिस्तान जो चाहे कर सकता है, लेकिन करने के लिए हिम्मत चाहिए ना, तो हमें हिम्मत नहीं है। लेकिन सर, ये जो पिछली फॉरेन पॉलिसी दिख रही है पिछले लगभग 2 या 3 साल से, क्या आपको फॉरेन पॉलिसी में बहुत बेहतर है? हमारी फॉरेन पॉलिसी जो लोगों को अभी समझ आएगी, वो उसमें जो तब्दीली आई है, वो हम अमेरिकन ब्लॉक से निकल गए इधर आए हैं, और इस तरह से आए हैं जैसे सर्दियों के मौसम से गर्मियों का मौसम आता है, या गर्मियों का मौसम सर्दियों का मौसम आता है, स्लो एंड स्टेडी। अब तो बहुत सारे ममालिक ने खुद को चाइनीज ब्लॉक का हिस्सा डिक्लेयर भी कर दिया। हाँ, लेकिन हम बड़े प्यार से आए हैं। लेकिन अब वो जो हमें वॉच कर रहे होते हैं, वो भी आपको पता है उनके पास भी कंप्यूटर है, हर चीज है, तो वो देख लेते हैं कि हम कर क्या रहे हैं और डंडी कहाँ मार रहे हैं। ठीक है सर, जहाँ पे वो फिर पकड़ भी लेते हैं हमें। सर, जहाँ पे आपने बात की पाकिस्तान की शिफ्ट होने की एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में, जहाँ पे पाकिस्तान का स्टांस कोई एग्रेसिव नहीं था, बहुत ही स्मूथली हमने एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में बहुत अच्छे से शिफ्ट किया। एक्चुअली हमने अमेरिकन ब्लॉक में कई साल, बहुत नुकसान 50 साल रख के अपना आधा मुल्क भी हमारा चला गया। सर, अब भी पाकिस्तान में एक ऐसा परसेंटेज है, खास तौर पर मैं एलीट्स की बात करूंगी, वो अब भी अमेरिका को तौबा नाउजुबिल्ला कोई पता नहीं कोई क्या पाक चीज समझता है कि ये तो सबसे बड़ी ताकत है, और हम अगर अमेरिकन ब्लॉक का हिस्सा नहीं रहे हम तो बर्बाद हो जाएंगे। ताकत तो वो है, लेकिन हम अभी सरवाइव करके दिखा ही रहे हैं ना। बिल्कुल, वो अलग बात है कि हमारा डॉलर 178 रुपए का हो गया है। सर, वो ठीक है पर्सपेक्टिव, आप कह रहे हैं इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव हमारा वीक जा रहा है, उसकी तो हमारी अपनी भी इंटरनल बहुत सारी गफलतें, बहुत ज्यादा है हमारे। चीनी हम ब्लैक कर रहे हैं, उसमें अमेरिका का क्या ताल्लुक है? बिल्कुल, अब आप उसमें अगर अमेरिका को ब्लेम करें तो चीनी हमारे चोर बेच रहे हैं। बिल्कुल। और सर, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज आपकी जो है मैटर करती हैं, शॉर्ट टर्म पॉलिसीज तो कुछ भी नहीं कर सकती हैं आपके मुल्क में। जहां पर बात हम कर रहे हैं इंस्टेबिलिटी की, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की, क्या वो पाकिस्तान? चीनी का तो मैं हर आपके प्रोग्राम में ये मशवरा दे के जाता हूँ कि अगर ये शुगर मिलों को इमरान खान साहब वो नेशनलाइज कर लें, ठीक है ना, तो इन मालकान से ले लें, क्योंकि वैसे भी इन मालकान के पैसे नहीं लगे हुए, पैसे सारे बैंकों के लगे हुए हैं। अच्छा, तो अगर नेशनलाइज कर देंगे तो एटलीस्ट एक भाव निकल आएगा चीनी का। अच्छा। ये जो चीटिंग हो रही है चीनी के नाम के ऊपर और माफिया है, उस रिपोर्टें भी आई हैं, FIA की रिपोर्टें भी हैं सारी, लेकिन वही होता है कि ये रिपोर्टें बंद हो जाती हैं फाइलों में और फाइलें रखी जाती हैं दराजों में। बिल्कुल। तो अब इसकी भी रिपोर्ट आई थी FIA की, उसके बाद एक बंदा गिरफ्तार नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, बस हाँ कॉस्मेटिक थी रिपोर्ट। अच्छा, ठीक है। और सर, मजीद प्रोग्राम में भी हम गुफ्तगू करेंगे सानेह सियालकोट के हवाले से। मजीद जो 33 मुल्जिमान हैं उनको जो है गिरफ्तार कर लिया है। पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही बुरी खबर थी और बहुत सारे फैक्टर्स, ये बहुत अच्छा किया है इनको 33 को गिरफ्तार किया मजीद है। और भी पहले एज ए लॉयर ऑन क्रिमिनल साइड देखें, इसमें जो दफा लगी होगी 149 और 148, 149 क्या होती है कि अनलॉफुल असेंबली। सर, मैं इसी के ऊपर आपसे बात करूंगी। सर, ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद आप कंटिन्यू कीजिएगा। अनलॉफुल असेंबली के हवाले से, जो कि हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली उसको कुछ क्राइम ही नहीं समझा जाता, लेकिन आप एफ्रे, राउटिंग, अनलॉफुल असेंबली, इसको अगर पढ़े तो आपको मालूम होगा क्या सजाएं। इस पे जानेंगे ख्वाजा साहब से आफ्टर शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे थे ग्लोबल पॉलिटिक्स के ऊपर, जहां पर पाकिस्तान का एक अहम किरदार दिखाई दे रहा है इस वक्त। और अब प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे सानेहा सियालकोट के हवाले से, लेकिन उससे पहले जानने की कोशिश करेंगे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में सेक्शन 149 और 148 क्या है, और अगर कोई भी इसको करता है तो मतलब कोई भी शख्स अगर कोई एक स्पेसिफिक एक्ट करता है तो उसको क्या सजा हो सकती है। जी ख्वाजा साहब। पीसी में है 148, 149, एक्चुअली 3 होते हैं। एक होता है सेक्शन 34 जी। उसमें जब 5 से कम मुलजम होते हैं, 4 होते हैं, उसे कहते हैं शेयरिंग कॉमन इंटेंशन। 4 आदमियों ने मिलकर अगर एक आदमी को कत्ल किया है तो उसे ये कहा जाता है कि भाई चारों का अगरचे रोल असाइन डिफरेंट होगा, लेकिन कॉमन इंटेंशन दे शेयर्ड, तो वो मिलके ऑफेंस 302 का चारों ने किया और दे आर पनिशेबल अंडर सेक्शन 302। फिर आता है इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, और उसमें 148 है, फिर 149 है, वो भी है इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन, उसका भी कुछ है। तो उसमें क्या है, 149 में जो डिस्टिंक्शन है वो ये है कि अनलॉफुल असेंबली जो है, जब 5 से ज्यादा हो जाते हैं तो 148 और 149 लगती है। तो 149 में क्या है कि जब 5 से ज्यादा मुलजम हो तो वो कहलाती है अनलॉफुल असेंबली। उस असेंबली का हर मेंबर जो है वो उतना ही रिस्पॉन्सिबल है जितना मेन आगे मारने वाला है। मिसाल के तौर पे जब हम स्टूडेंट थे तो ये सदर में हंगामे होते थे, तो ये शराब की दुकानें लूटते थे, तो उस वक्त पूरा एक मॉब जाता था। तो उस वक्त टीचर हमें पढ़ाते थे कि जो आदमी आगे ताला तोड़ रहा है वो दुकान का, और एक आदमी एंड के ऊपर खड़ा हुआ है उस मॉब में, तो उसका जुर्म और ताला तोड़ने वाले का एक ही है और दोनों की सजा भी एक है। तो अब इसमें यह है कि जैसे आगे देखे 100 आदमी ने तो मिलके नहीं मारा होगा, जो 4-5 आगे होंगे मारने वाले, तो वो पांचों का तो रोल कैमरों में आ गया होगा और डिफाइंड है। लेकिन ये जो पीछे तमाशा देखने वाले और जो अनलॉफुल असेंबली बना के बैठे थे, दे आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑफेंस व्हिच हैज बीन डन। जी, और सिर्फ 2 बंदे बचाने वाले थे, जिसमें से एक की तो निशानदेही हो गई। ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, इन सब का कॉमन ऑब्जेक्ट ये था कि उस बंदे को मार दे, बेचारे को, गरीब को, श्रीलंकन को। तो चाहे जो एंड पे था, जो सबसे आगे मार रहा था, तो एक्चुअली इनका कॉमन ऑब्जेक्ट था और मिलके एक और इंटेंशन थी टू डू एक गोल, यस वो ऑफेंस कमिट करने का। तो वो तो खैर जज साहब जो फैसला देंगे उनको पता होगा, लेकिन मैं प्रोसिक्यूटर को गाइड कर दूं कि प्रोसिक्यूशन वाला जो है सबके लिए सजाए मौत की रिक्वेस्ट करे जी। सब जितने इसमें 33 पकड़े हैं ना, 33 अव्वल तो खैर इनको बेल भी नहीं मिलेगी 33 के 33 को। फिर क्या है कि ये 33 को मैं प्रोसिक्यूटर को सजेस्ट करूंगा कि ही शुड प्रे द कोर्ट कि ऑल द 33 शुड बी हैंग्ड, क्योंकि इसमें रियायत नहीं करनी। अगर इसमें रियायत करेंगे तो फिर हमारा नेशनल इमेज जो है बहुत ज्यादा अक्सर होता है। बाज़ औक़ात हम लोग क्या करते हैं कि लेसर पनिशमेंट कर देते हैं। देखें पीपीसी में 302 में सजा है मौत। अच्छा, ये जो उम्र कैद हम देते हैं ये इसको कहते हैं लेसर पनिशमेंट। तो जब जज साहब लेसर पनिशमेंट अवार्ड करते हैं, एक पैराग्राफ जजमेंट के आखिर में उसमें लिखना पड़ता है, जहां पनिशमेंट लिखी जाती है, रीजंस फॉर गिविंग लेसर पनिशमेंट। पुराने जमाने में वो लिखते थे कि ही इज अ यंग मैन, ही स्टिल हैज टू सी द लाइफ एंड ही हैज टू डू दैट। बाद में सुपीरियर कोर्ट ने कहा कि यंग मैन होना कोई ग्राउंड नहीं है लेसर पनिशमेंट की। पनिशमेंट जितनी बनती है प्रेसिडेंट सेट हो गया कि ये कोई ग्राउंड नहीं है किसी को। हाँ, तो अब ये है कि ये 149 में ये सब का कॉमन ऑब्जेक्ट था और सब ने मिलके उसको मारा है, चाहे को पीछे खड़ा था, चाहे आगे था, चाहे को खाली हाथ था। बिल्कुल, लेकिन अनलॉफुल असेंबली का मेंबर था और इसने वही जुर्म किया है जो मेन मारने वाले ने किया है जी। तो इन सबको फांसी देनी चाहिए। ठीक है सर, ये प्रोसिक्यूटर को चाहिए कि ये इस पे जोर दे। ठीक है सर, इसमें जो है अगर हम इसके ऊपर दोबारा से एम्फेसाइज करते हैं तो इसमें क्या, जब भी कोई क्राइम जब हो रहा होता है तो उसमें एक्टेस्ट्री और मेंस्ट्री दोनों की शमूलियत होती है, फिर वो क्राइम या ऑफेंस हो पाता है। यहाँ पे दोनों सिचुएशन मौजूद थी, या तो वो वीडियोस बना रहे थे देख के, या फिर वो अपने हाथ से मार रहे थे, या फिर उन्होंने ऑफेंस कर लिया। सर इस सिनेरियो में जहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि सबने अपना जो कानून है अपने हाथ में उठाया, लेट्स सपोज फॉर इंस्टेंस अगर हम एज्यूम कर लेते हैं वो बेचारा तो मासूम था, गुनाहगार नहीं था, उस वक्त उसने वो क्राइम, उसने कुछ गलत किया नहीं किया, लेकिन बात है अदनान मलिक जो बचाने वाला था, उसको तो उर्दू पढ़ने भी नहीं आती,
उसने अगर कोई पंफलेट फाड़ा है वो सफाई के लिए फाड़ा है, उसको नहीं पता इस पे क्या लिखा हुआ इसी है। की जो है क्लैरिफिकेशन अदनान मलिक जो उनके मैनेजर वहां पे थे, उन्होंने इस बात की निशानदेही की और क्लैरिफाई किया कि वो उनको ना उर्दू पढ़ने आती थी ना वो उर्दू समझते थे, यानी कि उनको तो पता ही नहीं है कि कौन सी चीज क्या है। उसके बाद लोग मुस्तैल हो गए और उन्होंने ये भी बताया कि क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे और वो काम से बहुत ज्यादा, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में भरे हुए सर सारे ऐसे लोग जो कि अपने काम से सीरियस नहीं है, तभी हम लोग तरक्की नहीं कर पा रहे, और अगर हम सब सीरियस हो जाएं तो हम भी अपने मुल्क को आगे लेके जा सकते हैं। तो वो बता रहे थे कि उनसे वैसे ही लोग प्रॉब्लम में थे, तो अब जो वो प्रॉब्लम थी उन्होंने इस तरीके से निकाल दी। तो वो अगर किसी भी वजह से अपने आप को जस्टिफिकेशन अपनी देने के लिए अगर वो कोई बात करते हैं तो उनके लिए क्या ये बात कहना दुरुस्त होगी? आप जरा बता दीजिए कि अगर कोई भी एक्ट होता है जो कि अन इस्लामिक अगर है, उसके ऊपर लॉ अगर मौजूद है, तो सिर्फ स्टेट को हक है कि उसका ट्रायल करे और स्टेट ही सजा देगा। इज इट करेक्ट सर कि कोई भी हाथ में नहीं ले सकता कानून? नोबडी कैन टेक लॉ इन हिज ओन हैंड्स, बिल्कुल, चाहे कितना ही जज्बाती मसला क्यों ना हो जी। यानी खास तौर पे लोग जो है रसूल अल्लाह से अकीदत के लिए इस तरह की बातें करते हैं, तो वो ठीक है, आपकी अकीदत है, वो हम सबकी अकीदत है, हम सब बहुत मोहब्बत और प्यार करते हैं, उसके लिए कानून है, वो अल्लाह ने स्टेट को राइट दिया है कि स्टेट रिस्पांसिबल है, पकड़े आप मामे ना बने। हाँ, क्योंकि सर बहुत सारे तो ऐसे भी लोग हैं जो कि बिल्कुल खुद इस्लाम को प्रैक्टिस ही नहीं करते, लेकिन फिर भी वो इस चीज को मैनिपुलेट करते हैं और फिर वो लोगों को साथ में मुश्तइल कर देते हैं। और बहुत सारे इसमें ऐसे लोग भी होंगे जिनको ना कुछ, जो नमाजें भी नहीं पढ़ते होंगे, ना दीन का उनको पता होगा उसके अलावा, और ना ही सिनेरियो का पता होगा, बस एक बंदे ने बोला और वो सारे उसके पीछे लग गए। तो इसमें क्या हमारी तरबियत खराब है, क्या हमारी तालीम खराब है, क्या मामला है जिसकी वजह से इस किस्म के हादसात इस 21st सेंचुरी 2021 में भी हो रहे हैं? ये हमने एक कल्चर पैदा कर लिया ये अफगान वॉर के बाद, और ये जो हम टेररिज्म की तरफ बढ़े तो आहिस्ता आहिस्ता ये हमारे अंदर सरायत कर गया है। तो अब इसको बिल्कुल ऐसे निकालना पड़ेगा जैसे कैंसर का इलाज होता है। सर लेकिन ये कैसे निकाला जाएगा जब हमारे लोग तालीम की तरफ जाएंगे? ऐसे निकलेगा, आप एक दफा 33 बंदों को फांसी का ऑर्डर दें, 33 के 33 जब लटकेंगे तो ऐसी हरासमेंट फैलेगी, समझ आएगा कि कानून क्या है। मैं आपको पिछली दफा भी समझाया था कि एक पाकिस्तानी को, लेकिन तालीम क्या, तालीम का कितना रोल है? तालीम का फुकदान नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। एक पाकिस्तानी को सही होने के लिए जी सिर्फ 2 घंटे, जी आपने बताया था ट्रैवल सिर्फ 2, मैं पिछली दफा बताया था, लेकिन सर सिर्फ 2 वो भी तो फिर मुनाफिक स्टैंडर्ड हो गया ना, अगर जेन्युइन, ये भी तो फिर मुनाफिकाना स्टैंडर्ड है ना? नहीं, क्या है कि वहाँ जो मैंने बताया था वो ये था कि एक बंदे को जहाज में बिठा के दुबई में उतारें जी, वो वहां पे ना जलसा करता है, ना जुलूस निकालता है, ना ट्रैफिक की लाइट तोड़ता है सिग्नल, और ना सड़क पे खड़े होकर पेशाब करता है, ना दीवारों के ऊपर इश्तिहार लिखता है सन्यासी बाबा महबूब आपके कदमों में, तो वो कोई इश्तिहार नहीं लिखता और सही आता है। वो क्यों करता है? उसे पता है कि एक दफा मैंने को हरकत की, नंबर 1 एक तो उसी वक्त पकड़ा जाऊंगा, फिर उसी वक्त डिपोर्ट हो जाऊंगा। वहां कानून की इम्प्लीमेंटेशन है। हमारे यहाँ इतने कानून बने हुए हैं कि सांस लेने के लिए भी कानून है, लेकिन सर लेकिन आपको याद होगा सियालकोट में दो भाई थे, यंग ब्रदर्स, उनको मारा था, उसमें सबको सर ये जो 2010 में सियालकोट में जो ये सानहा हुआ ट्रेंड, ये मतलब 2010 सर मेरा ये स्कूल का टाइम था 2010, मुझे थोड़ा सा ये याद आ रहा था कि कुछ ऐसा उस वक्त चल रहा था, तो मैं इसको अभी देखने लगी कि वो कौन से 2 भाई थे और वो पर्टिकुलर क्या वो सियालकोट ही था या नहीं था। मैंने इसको क्लियर करने के लिए दोबारा से रीचेक किया। मैं उस स्कूल में पढ़ाता था। अच्छा, ठीक है सर। तो ये उस वक्त जो है ये 2010 का जो ये वाकया है, उस वक्त वो 2 भाइयों के साथ, वो तो पाकिस्तानी थे, उनको डकैत बनाकर और पुलिस की सपोर्ट में, और इस वाले केस में पुलिस कह रही है हम लोगों को हैंडल नहीं कर सकते। मतलब आपकी जॉब है ये सारा हैंडल करना मामला। क्या ये पंजाब पुलिस नहीं माशाल्लाह 33 बंदे इन्होंने पकड़ लिए हैं, पकड़ के जज के हवाले कर दिए। लेकिन उस वक्त पुलिस का स्टांस ना, उस वक्त पुलिस कह रही थी कि हमारी जो है हमारी बस में ही नहीं था कि हम इतने लोगों को कंट्रोल करते, तो ये पुलिस की तो जॉब थी। वो जो आप स्कूल के वो जो बच्चों को 2 भाइयों को मारा था अभी वाले में, हाँ अभी उन्होंने अपनी इनकैपेसिटी शो की ना,
जी। हाँ, वो मॉब इतना बड़ा था तो इनके पास या तो सर मैन पावर कम होगी। लेकिन सर पुलिस में तो एक एंटी राउटिंग उनकी एक फोर्स होती है ना, जो ये राउट्स के ऊपर जाते हैं, पूरी एक फोर्स उस होती है। सबको इस्तेमाल नहीं किया गया ना उस फोर्स को, वरना 2 वाई फायर करते तो सारा क्राउड भाग बिल्कुल जाता। सर, उनके पास सब कुछ मौजूद होता है, लेकिन ये इनकॉम्पिटेंस हमारी मुल्क में पुलिस की साबित होती है। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा नवीद साहब, रिटायर्ड जस्टिस, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। सियालकोट साने के ऊपर हमने गुफ्तगू की, और इस तरह के साने की अगर हम बात करें 2010 में भी पहले हो चुका है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान की पुलिस फोर्स या उसमें आपकी इतला के लिए कि उन सबको सजा हो गई है, उसमें पुलिस अफसरों को भी सजा हो गई है। ठीक है, क्योंकि पुलिस की मौजूदगी में लोगों ने, जो मॉब्स हैं, उन्होंने ये एक्सीडेंट एक किया। और लेकिन पुलिस रिफॉर्म्स की हमें सख्त ज़रूरत है, जहाँ पे एंटी राउटिंग फोर्स मौजूद होती है, जो इस किस्म के मामलात को हैंडल करने की एक फोर्स है, वो भी जो है हमें नहीं दिखाई दी वहाँ पर। तो एक बार फिर मैं ये कहूँगी कि पुलिस फोर्स की हमें सख्त रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। और साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगी आज के प्रोग्राम के तवस्सुल से कि अनलॉफुल असेंबली के ऊपर कितना ज़्यादा फोकस करने की, इसको पढ़ने और समझने की ज़रूरत है। और किसी भी क्राइम को कमिट करने से पहले अपनी जस्टिफिकेशन देना बिल्कुल जायज़ नहीं है, क्योंकि किसी भी इंसान का ट्रायल करना या इंसान को सजा देना सिर्फ और सिर्फ स्टेट की जिम्मेदारी है, और पाकिस्तान में नहीं। बिल्कुल ये अदालत का काम है, और अदालत का जो इदारा जुडिशरी है वो ही इसको कर सकता है, और हम लोग नहीं कर सकते। और इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस में भी जो है इस बात की निशानदही की गई है, वजाहत की गई है कि आप किसी भी किस्म का लॉ अपने हाथ में नहीं ले सकते। साथ ही साथ जो जिहाद डिक्लेयर की गई है इस्लाम में, वो भी स्टेट की तरफ से की गई है, हमारी तरफ से नहीं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज, गॉड ब्लेस यू ऑल।